ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों चीज़ें साथ में क्यों नहीं गिर रही? ओह, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में जिसका नाम है साइंस विद आशीष। बाय द वे, आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इस हाथ में पेन को और इस कागज़ को लिए खेल रहा हूँ। बाय द वे, खेलने खेलते से ही आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती है, थोड़ा बचपन में जाकर देखिए। पर फिलहाल मेरे पास में सवाल ये है कि ये दोनों चीज़ें मैं साथ में नीचे फेंक रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ यहाँ से, और छोड़ने के बाद में ये पेन जल्दी गिर जा रहा है, लेकिन ये कागज़ का टुकड़ा बड़े ही धीमी गति से नीचे उतर रहा है। ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब देखने के लिए, जानने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल जी। ध्यान रखिए, कैपिटल जी इज फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर ग्रेविटी, और से अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत मायने रखती है। पहली बात आपको बता दूं, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भैया जो जी है, कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ऑल ओवर द यूनिवर्स हमारे पास में सेम रहेगा। लेकिन ये जो स्मॉल जी हमारे पास में है ना, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। लेकिन वैल्यू तो बहुत दूर की बात होगी। पहला सवाल तो हमको यहाँ पे ढूंढ लेना है, इसका जवाब हमारे पास में जानने के लिए लेक्चर है कि भैया जी और दैट इज स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। देखिए क्या है कि हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ खास चीज़ें पढ़े थे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है या फिर उसको जब फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने के बाद वहाँ पर उसका मास के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेलरेशन। हमने इसको डिनोट किया था जी से। ये तो आपको याद आ रहा होगा कि मेरे पास में एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को मैंने ज़ोर से ज़मीन के ऊपर से ऐसा धक्का देके आगे भेजा, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, वो रुकने लगेगा। सही बात है। तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ड्रॉप बॉल धीरे धीरे रुक जाएगा। सही है। वही चीज़ हमारे पास में थी एक्सेलरेशन। और इसी की तरह अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब मैं किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो ऊपर क्यों नहीं रह जाती, वो नीचे क्यों आती है? और जब वो नीचे आती है तो नीचे आने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी वही होती है या फिर वो कम हो जाती है? जानते हैं हम लोग। ये अर्थ सरफेस है, राइट। यहाँ पर हमारे पास में एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसका मास है से m, और इस m मास वाले स्टोन को जब मैं नीचे से ऊपर भेजता हूँ तब होता क्या है? शुरुआत में जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऊपर भेजा तो ऊपर भेजने के बाद स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऊपर पहुँचता है उसकी वेलोसिटी कम होते होती है ज़ीरो, और वो फिर वहाँ से नीचे आने लगता है। और जब वो नीचे आता है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी नियर अबाउट, और फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए धरती की तरफ आते हुए ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और नीचे से ऊपर जाते समय पर टाइम के साथ चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे आते समय पर भी टाइम के साथ ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन दैट इज ए हमारे पास में, चलो इसको हम लोग पहले ना लिखते थे, तो ये हमारे पास में था चेंज इन वेलोसिटी LOCITY अपॉन टाइम। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला था, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने अर्थ के सरफेस पे देखा था। अब हम इसको ऊपर नीचे फेंकते हुए गिरते हुए नजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आई? भैया जवाब है हमारे पास में, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हमारे पास में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। GF लिख दिया, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स ही समझिए इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आपको जो एक्सेलरेशन देखने के लिए यहां मिल रहा है, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू
टू ग्रेविटी, उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय स्मॉल लेटर जी, बाय स्मॉल लेटर जी। क्लियर? तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने वो कागज़ का टुकड़ा अभी नीचे गिरा हुआ बाद में उठाता हूँ, वो कागज़ का टुकड़ा और पेन जब साथ में रखा था तो पेन और कागज़ का टुकड़ा साथ में क्यों नहीं गिरा? छूटा साथ में, लेकिन साथ में एक साथ ज़मीन पे क्यों नहीं गिरा? ये मेरे पास में सवाल है। तो जनाब बात ऐसी है कि ये जो जी है ना, जी छोटा वाला जी जो है, इसको ना ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, कि भैया ये पेन और ये कागज़ का टुकड़ा जो मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ था, ये दोनों किसी भी मामले में एक साथ ही गिरने हैं, एक साथ ही गिरने हैं। पर दोनों साथ में क्यों नहीं गिरे ना, उसका सवाल का जवाब को थोड़ी देर के बाद ज़रूर दूंगा मैं। पहले मुझे समझाने दीजिए जो मैंने बोला है, क्योंकि मैंने बोली बात अगर मैंने प्रूफ नहीं की ना तो आप ना मुझे कभी सुनोगे ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, दिस जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज not depends upon the mass of an object। ये है मेरा स्टेटमेंट, नहीं मेरा नहीं, सॉरी, साइंटिस्ट लोग का स्टेटमेंट। उसको अपने को प्रूफ करना है कि जी को ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था, अर्थ का मास बड़ा है ना, सरफेस बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, कैपिटल एम ले लो, और ये हमारे पास में स्मॉल एम है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि इफ सपोज दिस इज योर अर्थ, इसका मास हमने ले लिया कैपिटल एम, और ये है हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है हमारे पास में स्मॉल एम, राइट। और इनके बीच की जो दूरी है, लेट इट बी आर पकड़ लेते, कैपिटल आर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल आर, मान लिया हम लोगों ने। अच्छी बात है। तो देखिए क्या हो जाता है, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, देखो हमने पढ़ा था, याद है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मा, फोर्स इज इक्वल्स टू मा। लेकिन क्योंकि हमारे पास में हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी। तो आपके पास में मिलेगा रिलेशन एम जी, राइट। F इज इक्वल्स टू एम जी, ये काम की चीज, राइट। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल के लिए, राइट। अब हमारे पास एक और है, ऑल्सो F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दैट इज m1 m2 होल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो आपके पास देखिए, चलो इसको भी बॉक्स में डाल देता हूँ, सीधे बन रहे हैं ना बॉक्स। ये आपके पास में 2 है, तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज एफ एफ सेम है, इसीलिए इनका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से अपने को क्या मिलता है हमको, यहाँ लिखता हूँ मैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम होल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सही है। अब क्या हो जाएगा जनाब, देखिए ये m और m कैंसल, क्या था m, ऑब्जेक्ट का मास, राइट। एंड वट एवर द रिमेन इज g इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आप ये आर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते, आप इसको डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इसको आर स्क्वायर जो मैंने लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तभी आपके उस सिंबल को एक्सेप्ट किया जाएगा। आप कभी भी कुछ भी इस्तेमाल आसानी से ऐसे नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हो वो आपके एक्चुअल में सिंबल किस चीज़ के है। तो जी का सिंबल जानते हो, एम मास ऑफ दिस बिग ऑब्जेक्ट, और का हमने ले लिया, जी आपके पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर क्या है। तो जो मुझे बताना था वो तो शायद मैंने बता दिया है। देखो आप नज़र कीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो मास है
वो कैंसिल हो गया। मतलब ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है या फिर जब बड़े ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। तो फिर मेरा कागज पेन है, यहाँ है ये पेन और ये कागज़, ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाने चाहिए, है ना। पर नहीं गिर रहा ना, फिर से नहीं छोड़ता मैं, ये जब ठीक है चलिए लो आपकी मर्ज़ी। फिर से कागज़ क्यों नहीं गिरा पेन के साथ? तो जवाब ये है जनाब, ये जो कागज़ है ना, यह कागज़ को रोकने के लिए यहाँ पर है एयर, और एक फोर्स लगाती है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉयॉन्ट फोर्स। जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं बॉयॉन्ट फोर्स, और बॉयॉन्ट फोर्स लगाता है फ्लूइड, और फ्लूइड आप लोग जानती है एयर भी होता है और लिक्विड भी होता है। मान लीजिए कि आप एक प्लास्टिक की बॉटल पानी में डुबो रहे हो, आप प्लास्टिक का बॉल, टेनिस का बॉल, फुटबॉल पानी में डुबा रहे हो, डुबाते हो वापस ऊपर आ जाता है। लकड़ी का एक ब्लॉक आपके पास में, वुडन ब्लॉक पानी के अंदर डाल रहे हो, वापस ऊपर आ जाता है। क्यों आ रहा है? बिकॉज वो लिक्विड यानी कि फ्लूइड भी एक अपोजिट फोर्स, उसको हम लोग एक और बोलेंगे अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। अप मतलब अपोजिट, ऊपर साइड में या फिर अपवर्ड साइड डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो यही हवा कर रही है इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। सभी कपड़े भी ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे लहराते हुए आते हैं। देखा है ना पिक्चर में, हीरोइन की ऐसी चुनरी ऐसी हिलती हिलती आती है हीरो की तरफ, सॉरी जान दीजिए। तो ये इस तरीके से ये अपथ्रस्ट लग रहा है। अगर मेरे पास में एक वैक्यूम चैम्बर होगा, वैक्यूम चैम्बर मतलब मैंने यहाँ से पूरी हवा निकाल लिया, एक पंप है, इस पंप के ज़रिए मैंने पूरी हवा यहाँ से बाहर निकाल दिया, और फिर ये प्लास्टिक कागज़ था शायद और ये पेन, मगर मैं यहाँ से इनको रिलीज़ करता हूँ फ्रॉम द सेम हाइट। मजाल है कि दोनों में से पहले कोई गिरेगा, दोनों साथ में गिरेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगी, मैच ड्रॉ हो जाएगा, दोनों के दोनों नीचे एक साथ गिरेंगे, एंड दैट विल बी द स्मॉल जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। से भी हवा है जनाब जो रोक रही है इनको बीच में। आर यू गेट? समझ में है आपको ये बात? ठीक है, तो चलिए हम अब इसकी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। देखिए बात ऐसी है कि जी की वैल्यू मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि हर प्लैनेट पे हर जगह पर इसकी वैल्यू अलग रहेंगी, राइट। और क्यों अलग रहेंगी, क्या फैक्टर है, वो हम लोग जब इसके बाद में देखने वाले हैं। पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अर्थ के ऊपर। तो हमको चाहिए जी की वैल्यू, हमको चाहिए एम की वैल्यू, तो अर्थ के अकॉर्डिंग और आर। तो भैया मान लेते हैं कि हमारे पास में ये अर्थ है, अगेन ये अर्थ का सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, राइट, और इसका एक मास है एम। जी की वैल्यू तुमको पता है। तो देखिए मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, होता है 6 × 10⁻24 kg। तो ये बहुत हो गया, देखो यहाँ पे 6 10⁻24 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये लग गया इसको 24 जीरोस 10⁻24 के अकॉर्डिंग kg। आता है क्या आपको कि भैया वैल्यू कितनी होगी? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके आगे का आप गिन लो, आपका होमवर्क, ठीक है, मुझे नहीं आता। तो ये इतना मास है हमारे अर्थ का, ठीक। देन बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस होती है इसकी 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। 6 4 और 10⁻⁴ कितना है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 मीटर, ये मीटर हो गया। आपको
एक नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, एक ज़ीरो हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं, तो ये हो गया मीटर में। अगर मैं 3 ज़ीरो निकाल दूँ तो 6400 बचेगा, 3 ज़ीरो हटा दिया मतलब हो जाएगा किलोमीटर, है ना। 1000 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर। तो अर्थ का जो रेडियस है वो रेडियस क्या है हमारे पास में 6400 किलोमीटर, और वी कैन से 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। तो ये समझ गया आपको। हम आगे बढ़ाते हैं इसे, तो वीडियो लंबा हो जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जी इज इक्वल्स टू, देयरफॉर लगाना मत भूलिए, पेन की इंक ज़्यादा खर्च नहीं होती है। तो जी की वैल्यू आपके पास में है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻24 होल अपॉन रेडियस कितना आपके पास में 6.4 इंटू 10⁻⁶, इसका स्क्वायर करना है। अब आप बोलेंगे इतनी बड़ी वैल्यू फाइंड करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कैलकुलेशन फिलहाल अपने को नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर अगर स्क्वायर करना रहा तो 6.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 10⁻⁶ का स्क्वायर मतलब 36 मत कर देना, ये 10⁻12 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे कंडीशन में। तो ये है हमारे पास में, और इसका सीधे सीधे वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर। यू विल गेट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएंगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएंगी इसकी वैल्यू, ठीक, ये हो जाती है इसकी वैल्यू। और हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा, पूछने की तो ज़रूरत नहीं है और ना ही बताने की है, क्योंकि भैया हमारे पास में ए होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब एक बात आपको और बता दूं, चलिए बाद में बताता हूं। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। हमने अभी बोला कि ये वैल्यू जो जी की है ना वो अलग अलग होती है, तो हम लोग ना अर्थ से ही कंपेयर करवा लेते हैं, बाकी प्लैनेट में फिलहाल हम लोग जाते नहीं, बेकार पेट्रोल का खर्चा, कौन गाड़ी चलाएगा, चलो रॉकेट चलाएगा, राइट। टाइम नहीं है हमारे पास में, अपने को अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। सो वैल्यू जी की कब और किस तरीके से चेंज होती है, तो देखते हैं हमारे पास में इसको समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी ऐसा भी आ सकता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चौक बहुत है अपने पास में। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका सवाल ऐसा ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कंसेप्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, और ये आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। लेट्स मूव। बहुत बच्चे बाहर आवाज करते हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास में है ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ड्यू टू चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, इसीलिए दोनों तरह के टर्म्स लिखना ज़रूरी है। आपने कभी टेनिस बॉल ज़ोर से घुमाया है, बहुत ज़ोर से, जब वो ज़ोर से घूमता है ना, तो जो वो इनिशियली गोल नज़र आता है और घूमने के बाद ना वो इस तरीके से नज़र आता है, अगर आपने देखा होगा तो, राइट, वो इस तरीके से हो जाता है ड्यू टू फास्ट रोटेशन, ड्यू टू फास्ट रोटेशन। तो ये रोटेशन के वजह से उसका शेप चेंज हो गया। सेम हमारे अर्थ के साथ में भी है। सन्स ड्यू टू रोटेट कर रही है, सन
अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट कर रही है। और देखिए अपने को लगता है कि एक दिन में ही तो इतना सही घूमी। भैया आप अर्थ के एक पॉइंट से घूम के दूसरे पॉइंट में 24 घंटे में वापस आना चाहो तो बहुत समय लग जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा। सुपरसोनिक प्लेन चाहिए उसके लिए, बहुत हाई वेलोसिटी, इतना बड़ा सरकमफेरेंस है अर्थ का, राइट। तो इसका मतलब है अर्थ का जो रोटेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट है। फिर हम गिर क्यों नहीं जाते, ये भी एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, ज़रूर बताऊंगा मैं इसका जवाब। पहले इसको समझ लेते हैं। तो शेप ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं या फिर अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं कि अर्थ का शेप किस तरीके से है। इस तरीके से है, ओवल बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। अर्थ का शेप है इस तरीके से, ओवल, राइट। अब ओवल है, आप लोग जानते हो व्हाट इज दिस, दिस इज योर इक्वेटर, ये है इक्वेटर। और ये क्या है जनाब, ये है पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास में साउथ पोल। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब बता दीजिए, अगर मैं कहता हूँ दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस करीब है या फिर ये डिस्टेंस करीब है। लिख देता हूँ मैं, ये हो गया डिस्टेंस ए और ये हो गया डिस्टेंस बी। कौन सा डिस्टेंस आपको छोटा लग रहा है, कौन सा डिस्टेंस बड़ा लग रहा है? डेफिनेटली बी रहेगा छोटा डिस्टेंस, और ए वाला जो रहेगा यानी कि पोल पे आपको ज़्यादा दिखेगा। तो सेंटर से, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही ग्रेविटेशन जो है डिस्क्राइब किया जाता है ना, हमारे पास रिलेशन मिटा दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि जो ग्रेविटेशन है वो सेंटर से, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, अर्थ की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू जो यहाँ पर है इससे ज़्यादा रहेंगी। डेट इज़ व्हाट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर से करीब है। और इक्वेटर पे उसकी वैल्यू हो जाती बोथ द साइड 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So at the equator it will have low value and at the pole it will have more value. Clear? ये बात आपको समझ में आ गई। So बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग सवाल भी देखने वाले हैं कि आपका एक दोस्त है, उसने ना 100 ग्राम सोना यहाँ पे ख़रीदा था पोल पे, और इक्वेटर पे आके उसने बेचा। तो ना आप सेटिस्फाइड ही नहीं हुए कि भैया वो 100 ग्राम है, क्यों, फ़र्क है। उसी का जवाब आपको मिलने वाला है कि 100 ग्राम यहाँ पे ख़रीदा और 100 ग्राम यहाँ पे बेचा है, लेकिन वो 100 ग्राम नहीं भरा, 100 ग्राम से कम भरा। क्यों भरा वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो एट द पोल वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर एंड एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस। ठीक है, इसीलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली या फिर हम बोलेंगे इसकी एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं ऑल ओवर द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ। आपको एक बात बता दूं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर एक काम करते हैं इसको हम लोग, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताना है, फिर आपको ना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे वो चीज़। तो अभी हम लोग रहने देते हैं, इसी चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास में है वो दूसरा फैक्टर है दैट इज द ड्यू टू हाइट और चेंज इन अल्टीट्यूड, ड्यू टू हाइट या फिर चेंज इन अल्टीट्यूड। ये लिखने के बाद सिंपल सी चीज़ है। देखिए ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो रहेंगी मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ मैक्सिमम। और जैसे ही हाइट बढ़ती है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हम हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर ना ग्रेविटी कम महसूस होती है, बिकॉज हम अर्थ के सरफेस से या फिर अर्थ के सेंटर से, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस सेंटर से हम लोग काफ़ी दूर है।
माउंट एवरेस्ट पे आपको कब मिलेंगी, फिर आपको कब मिलेंगी। आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इस टेबल में देखिए आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से ग्रेविटी जो है हम हाइट में ऊपर बढ़ते समय पर वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, राइट। तो जैसे हम लोग सरफेस से, जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाइट में ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ जी होंगी डिक्रीज। लास्ट फैक्टर, दैट इज द थर्ड फैक्टर, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो ये है हमारे पास में अर्थ, अगेन ओवल बनी नहीं है मान लेते हैं, और ये हो गया इसका सेंटर। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, मैक्सिमम जी की वैल्यू रहेंगी, राइट, जी विल बी मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही हम लोग टूवर्ड द सेंटर जाएंगे, टूवर्ड द सेंटर, अर्थ के सेंटर में, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी। भैया आपको पता है ना, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी होता है। लेकिन अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के करीब जा रहे हैं, बहुत करीब जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है ना, धीरे धीरे कम होती जाएंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और एट सेंटर द वैल्यू ऑफ जी ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट 0, सेंटर पे हो जाएंगे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पर हम लोग ने ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने की एक अच्छी कोशिश की है, जहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसको जी बोलते हैं। हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम ए था, ए की जगह हम लोग लिखेंगे जी। हमारे पास में और एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या किया था, दोनों वैल्यू को प्लेस किया था, स्मॉल एम कट हो गया था, हमारे पास में ये रिलेशन मिला था, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, वेयर यू आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिवॉइड ऑफ, इज फ्री ऑफ और नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू एक जनरल वैल्यू अर्थ के ऊपर निकाली, राइट। लेकिन हमने देखा कि वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द हाइट दैट इज द अल्टीट्यूड, एंड ड्यू टू द डेप्थ, राइट। अगर हम लोग शेप की बात करें तो पोल पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन इक्वेटर पे उसकी वैल्यू कम रहेंगी। हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या पकड़ेंगे इसकी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट पे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। अगेन सरफेस पे इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहेंगी, लेकिन सेंटर की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से अल्टीट्यूड की तरह सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होते होते ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। लेकिन कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप एक काम कर लीजिए मेरा कि कमेंट में आप कुछ ना कुछ टॉपिक लिखिए कि आपको कहीं डाउट है या फिर आप और क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा में, तो उसके ऊपर वीडियो बनेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैनल में। गुड बाय।